हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक यानी संगीत की ध्वनि। इस चैप्टर में दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनेंगे जो बहरी होते हुए भी किस प्रकार से इतना अच्छा संगीत बजाना सीखती है। और दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी की कि उन्होंने शहनाई को कैसे एक नए अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसका मतलब है कि एवलिन ग्लेनी ध्वनि सुनती हैं इसका श्रवण किए बिना। श्रवण मतलब होता है सुनना। डिबोरा काउली के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। पाठ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति भले ही वापस ले ली है किंतु उसने उसे कुछ विलक्षण वस्तु अवश्य दे दी है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। यानी कि जो हम सुनते हैं उसे वह अनुभव करती है हम में से किसी से भी अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her लाइफ और सक्सेस स्टोरी। यानी एक ऐसे व्यक्ति का निम्नलिखित वर्णन पढ़ें जिसने शारीरिक असमर्थता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपने जीवन की कहानी को सफल बनाया। तो चलिए हम पढ़ते हैं उस बच्ची की कहानी जिनका नाम है एवलिन ग्लेनी। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो पहला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे। रश आवर्स का मतलब होता है व्यस्त समय। क्राउड्स का मतलब होता है भीड़। जॉसल JOSTLE, जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की होना। प्लेटफॉर्म मतलब होता है रेलवे प्लेटफॉर्म। अप्रोचिंग का मतलब होता है आती हुई। नर्वस यानी अधीर। वाइब्रेशंस यानी स्पंदन। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। और प्रोफाउंडली मतलब पूर्णतः है। एस्पायरिंग यानी आकांक्षा करने वाला। डॉन्टिंग यानी डराने वाला। और डेफ यानी बहरी। तो अभी जो हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अभी हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए व्यस्त समय की भीड़ जो लोग बाग थे वो भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रहे थे। रश आवर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक छोटी व दुबली लड़की जो अपनी आयु 17 वर्ष से भी छोटी प्रतीत हो रही थी दिखने में, वो थोड़ी सी अधीर लेकिन उत्तेजित थी क्योंकि वह समीप आती हुई रेलगाड़ी के स्पंदन को अनुभव कर रही थी। स्पंदन यानी वाइब्रेशंस। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अप्रोचिंग मतलब होता है आती हुई। अब आगे देखिए। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये बच्ची जो है वो स्कॉटलैंड के एक फार्म से आई थी और लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में यह अपना प्रथम दिन उसका था। और वह जो वहाँ बच्ची आई थी वो किसी नई किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला भी था क्योंकि किसी जगह पर जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमारे मन में एक थोड़ा सा डर सा भी होता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन अब ये जो छोटी बच्ची थी
इस आकांक्षी संगीतकार के सामने औरों से भी बड़ी चुनौती थी कि वह पूरी तरह बहरी थी। उस स्थिति में अब वो आगे किस तरह से दुनिया को फेस करना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. यानी कि एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास यानी उसका जाना धीरे धीरे हुआ था, क्योंकि उसकी माँ को याद है कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ तो है। जब वह 8 वर्ष की थी, एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. तो उन्होंने उसका नाम तो पुकारा, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था शायद। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वह हिली ही नहीं। I suddenly realized that she hadn't heard, says इज़ाबेल ग्लेनी. यानी जो उसकी माता हैं बच्ची की, उनका नाम है इज़ाबेल ग्लेनी. वो कहती हैं काफ़ी समय तक मैंने अचानक अनुभव किया कि उसे सुनाई नहीं दिया था. इज़ाबेल ग्लेनी ये बात खुद कहती हैं. फिर आगे देखिए. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to specialist. लेकिन हुआ ये कि काफ़ी समय तक एवलिन अपनी सहेलियों व अध्यापिकाओं से अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में तो सफल रही, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके नंबर कम आए. तो उसकी जो मुख्य जो अध्यापिका थी, उन्होंने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वह उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं. विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट नहीं, विशेषज्ञ. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर hearing was severely impaired as result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the idle. Everything suddenly looked black, says Evelyn. कि फिर उसके बाद में क्या हुआ कि तब जाकर उनको पता चला कि स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से, नर्व यानी स्नायु के धीरे धीरे खराब होने से उसकी जो सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति है, वह गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी. और उनको परामर्श दिया गया कि उसे श्रवण यंत्र लगवाया जाए और बहरों के विद्यालय में भेजा जाए. प्रत्येक जगह अचानक अंधकार दिखने लगा. एवलिन ये बात कहती हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से निराश हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, मतलब अगर मैं बहरी हो गई, मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसको बोल ही दिया था कि उसको अब कानों में श्रवण यंत्र लगाना तो पड़ेगा ही. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. वो एक साधारण जीवन जीना चाहती थी और वो अपने जो उसका म्यूज़िक था, संगीत था, उस जिसमें उसकी रुचि थी, उसमें वो आगे बढ़ना चाहती थी. इसलिए एवलिन ने हार नहीं मानी और उसने सामान्य जीवन जीने व संगीत सीखने में अपना प्रयास जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था. One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. यानी कि जो जब उसने ये बात कही तो बहुत से अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित कर दिया और मतलब उस ऐसे कहा कि भाई तुम ये नहीं बजा सकती. किंतु एक ताल वादक जो थे, जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी भावी योग्यता को पहचान लिया. He began by tuning 2 large drums by different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down.
तो वो जो अध्यापक थे जिन्होंने उसकी योग्यता को पहचाना, जिनका नाम था रॉन फॉब्स, उसने 2 बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने आरंभ कर दिए। अपने कानों से ना सुनो, उसने उस बच्ची को कहा, किंतु किसी अन्य ढंग से इनको अनुभव करने का प्रयास करो। तो एवलिन कहती है, मैंने यकायक यह समझ लिया कि बड़े ढोल को मैं कमर के ऊपर व छोटे ढोल को कमर के नीचे से अनुभव कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। Forbes ने repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब आगे हुआ चमत्कार कि एवलिन कहती हैं कि मैंने यकायक यह समझ लिया कि बड़े ढोल को कमर के ऊपर व छोटे ढोल को कमर के नीचे से मैं अनुभव कर रही थी। और फोर्ब्स ने जो अभ्यास या प्रयास जो दोहराया और एवलिन ने देखा कि कुछ स्वर उसे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस हो रहे थे। मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियों और स्पंदन के प्रति खोलना सीख लिया था। शेष तो केवल दृढ़ संकल्प व कठिन परिश्रम ही था। तो अब उनको समझ में आ गया, रास्ता मिल गया। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy, and she gradually moved from orchestra work to solo performance at the end of her 3 years course, and she had captured most of the top awards. यानी कि उस समय उसने कभी पीछे मुड़कर उसके बाद उसने नहीं देखा और उसने एक युवा वृंद के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और जब वह 16 वर्ष की हुई तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ध्वनि परीक्षण दिया और अकादमी के इतिहास में उसके अंक जो थे वो सबसे अधिक यानी अधिकतम प्राप्त करने वालों में से वो पहली लड़की हुई। वह धीरे धीरे वाद्य वृंद को से हटकर एकल प्रदर्शन करने लगी। उसने सोचा कि इंडिविजुअली भी मुझे प्रेजेंटेशन देना चाहिए और 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम प्राप्त कर लिए थे, यानी वो टॉप पोजीशन पर पहुंच चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हंट्स ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and the hectic international schedule. यानी कि और इतना होने पर भी एवलिन यह ज़रा भी मानने का संकेत नहीं देती कि उसने बड़ी वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और वह ठीक शिखर पर पहुँच गई थी। संसार की सबसे अधिक मांग वाली बहुमुखी ताल वादक, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों का पूर्ण ज्ञान था और जिसका व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था। यानी इस तरह से वो यहाँ पहुँची। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन्स function so effortlessly without hearing in our 2 hours discussion. She never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. यानी श्रवण शक्ति के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से विस्मय होता है। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना ना किया। झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोगों ने मुझे थोड़ी कठिनाई होती है, उसने हंसकर कहा। A man with bushy beards give me trouble. She laughed. और वो थोड़ा मुस्कुराई, हंसी। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो
उसने हंसकर कहा, केवल होठों को ही नहीं देखना होता है बल्कि सारा चेहरा देखना होता है, विशेषकर आँखों को। वह स्कॉटलैंड के बोलने वाले ढंग में यानी उसके स्कॉटिश भाषा के लहजे में बिना त्रुटि के बोलती हैं। मेरी भाषा साफ इसलिए है कि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, वह कहती हैं। परंतु इससे यह बात स्पष्ट होती ही नहीं है कि उसने फ्रांस की भाषा, फ्रेंच व बुनियादी जापानी भाषा कैसे सीख ली। तो ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. जहाँ तक संगीत की बात है, वह स्पष्ट करती हैं कि ये मेरे शरीर के हर अंग में से प्रवेश करता है, मेरी त्वचा से, मेरे गालों की हड्डियों और बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, वो जब xylophone बजाती हैं, she can sense the sound passing up the sticks into the finger tips. तो वह कहती हैं कि ध्वनि छड़ियों में से होकर उसकी उंगलियों के छोरों में जब प्रवेश करता है कंपन। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और वो कहती हैं कि ढोलों का सहारा लेने से वह गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करती है, अनुभव करती है, यानी उसको एक्सपीरियंस करती है। लकड़ी की सेज पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके पाँव से होकर उसकी टांगों में आ जाए और वो उससे महसूस कर सकें। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोतागण का भरपूर मनोरंजन करती है, बल्कि 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उस वर्ष का एकल वादनकर्ता का अपना प्रतिष्ठित खिताब दिया, यानी सोलो, यानी अकेले जब उसने बजाया। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. तो ढोल बजाने वाले गुरु जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, किंतु उसके बदले में उन्हें विलक्षण वस्तु दी है। She feels her far more deeply than us, यानी वो जो हम सुनते हैं उससे वह अनुभव करती है और हमसे कहीं अधिक गहराई के साथ उसको वो अनुभव करती है। Why she expresses music so beautifully, और यही कारण है जिसके कारण कि वो संगीत को इतना अच्छी तरह से इतने अच्छे ढंग से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कॉलिक। एवलिन यह स्वीकार करती हैं कि उसे काम का थोड़ा नशा है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, यानी मुझे परिश्रम करना ही होता है, प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, परंतु इसका फल भी व्यापक है, वो इस चीज़ को मानती हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, यानी कि सामान्य जो संगीत सभाएं होती हैं उसके अतिरिक्त Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes of young musicians. यानी कि वह अतिरिक्त एवलिन जेलों व अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत सभाएं करती है और वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी अधिक महत्व देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Richlin of Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यानी
बोथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वह देखते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया बाकी बच्चों के सामने भी। एवलिन Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just go to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in the prisons and hospitals. She also gives high priority to classes of young musicians. And Rishlin of the Beethoven Fund of Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children, and they see that there is nowhere they cannot go. यानी कि एवलिन यह स्वीकार करती हैं कि उसे काम का नशा है। मुझे परिश्रम करना ही होता है, प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी ज़्यादा, परंतु इसका फल भी व्यापक होता है। सामान्य संगीत सभाओं में के अतिरिक्त एवलिन जेलों व अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत सभाएं करती है। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी अधिक महत्व देती है। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन ये बात कहती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वे देखते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है एवलिन ने। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. यानी कि एवलिन ग्लेनी अपनी आयु से दुगने बड़े बहुत से लोगों से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं और उसने ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में अग्रणी स्थान दिलाया है और यह प्रदर्शित किया है कि यह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। उसने उन विकलांग बच्चों को लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं कि यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ़ शी कैन डू इट आई कैन एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। यानी और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसने लाखों लोगों को मनोरंजन किया है। तो अभी हमने इस चैप्टर में पूरा ये पढ़ा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इसका जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक यानी संगीत की ध्वनि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे फिनिश किया है अभी हमने। अब सेकंड पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, जिनको शहनाई बजाने के लिए जो हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन इनको मिला हुआ है और सारी दुनिया इन्हें शहनाई वादक के नाम से जानती है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई यानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करें। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल, वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। इसमें आपको चित्र के अंदर कई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन लोगों में किसी को जानते हैं और ये लोग कौन कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उसमें ये लिखा है कि शहनाई के विषय में सोचते ही आपके मन में सबसे पहले किसी विवाह का या किसी भी प्रकार के किसी अन्य शुभ अवसर की कल्पना उभर आती होगी। अगर अगला विचार हो सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए आपके दिमाग में आए, अगर आप उनको जानते हैं तो। एम्परर औरंगज़ेब
banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence of it. यानी सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी के नाम के वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने को प्रतिबंधित कर दिया था. इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उनको ये लगता था कि उसकी आवाज़ जो है वो कर्कश होती है. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइस मेकर, यानी सरकंडे से बने कर्कश स्वर पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों में पुंगी का नाम कुख्यात हो गया था. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका पुनः उत्थान हो जाएगा. अ बार्बर मतलब होता है नाई, ऑफ अ फैमिली of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi, यानी पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित एक नाई जिसकी शाही महल में पहुंच थी, उसने पुंगी की ध्वनि किस्म को सुधारने का निश्चय किया. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced, and he played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने एक प्राकृतिक खोखला तथा तना चुना जो पुंगी की उपेक्षा थोड़ा अधिक लंबा व चौड़ा था, और उस पाइप पर 7 छेद बनाए. जब उसने इन छेदों में से कुछ को खोलते हुए कुछ को बंद करते हुए इसे बजाया तो इसमें से कोमल और मधुर ध्वनि निकलने लगी, स्वर पैदा हुए. उसने राज परिवार के सम्मुख इस वाद्य यंत्र को बजाया और सब लोग उससे बहुत प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे नया नाम देना पड़ा था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. तो ऐसा माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहले शाह के कक्ष में यानी सम्राट के कक्ष में बजाया गया था और इसे एक नाई द्वारा बजाया गया था. तो दोनों को मिला के इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ गया शहनाई. तो उसके बाद से ये जो शब्द है ये शहनाई नाम से पुकारी जाने लगी. अभी आपको चित्र में 2 दिखाई दे रहे हैं. पहले पुंगी जो है वो इस तरह की हुआ करती थी और उसके बाद में शहनाई जो बाद में बनी वो इस तरह की, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है ये. आगे देखिए. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. यानी शहनाई का स्वर मांगलिक समझा जाने लगा और इसी कारण अब यह अब भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत के किसी भी विवाह समारोह का एक परम आवश्यक ये अंग हो गई है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at the royal courts. भूतकाल में शहनाई राजा के दरबार की नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों की पारंपरिक कलाकार मंडली का एक हिस्सा होती थी. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों या विवाह स्थलों में ही होता था. इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार. यानी कि 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारीजीज टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेत, एट द एंड of which
he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilization civilian award in India, the भारत रत्न। वह नियमित रूप से भोजपुरी चेत गाने के लिए समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, और इसके अंत में जो वहाँ का जो स्थानीय महाराज जो थे उनसे वो 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त करते थे। यह बात 80 वर्ष पुरानी है, और इस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की है कि उसने भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न जो है उसको कमाया, यानी उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to well-known family of musicians from the Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. यानी 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्ला खान का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से है। उसके दादा रसूल बख्श खां भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श व अन्य जो पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। The young boy took the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now वाराणसी, जो अब वाराणसी हो गया, वहाँ का नाम बनारस का। Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai. Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. यानी इस बालक ने छोटी आयु में ही संगीत सीखना आरंभ कर दिया, और 3 वर्ष की आयु में जब वह अपनी माँ के साथ उसके मामा के घर बनारस, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले गई, तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखते थे और मोहित हो जाते थे। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। वहाँ बख्श को शहनाई वादन के लिए नियुक्त किया हुआ था। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खां घंटों तक वहाँ बैठे बैठे उनको मंत्र मुग्ध होकर बैठे बैठे देखते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice, a favorite haunts where he could practice in solitude. Solitude का मतलब होता है एकांत। फिर धीरे धीरे उसने इस यंत्र को बजाने के पाठ सीखना आरंभ कर दिया और दिन भर बैठकर अभ्यास करते थे। आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट इस युवा प्रशिक्षु के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास करके अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागा दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग रेंज ऑफ द शहनाई। अब जब वो तल्लीनता से प्रैक्टिस करते थे तो गंगा का जो बहता जल था उसे तात्कालिक रचनाएं और रागों के आविष्कार के लिए प्रेरित करता था, जो पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे, यानी जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए थे जिन नोट्स तक, उन तक उन्होंने पहुँचने की कोशिश करी। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1983 came Bismillah's big break, and he soon became an often heard Shehnai player on radio. 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए। उसकी संगीत प्रस्तुति के अंत में जो वहाँ पे उस्ताद फयाज खान थे, उसने उस युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा कि कठिन परिश्रम करो और तुम निश्चय ही सफल हो जाओगे। फिर 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ और वह शीघ्र ही रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August
1947। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बन गए। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort, an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब उसने अपना हृदय भाव लाल किले से अपने श्रोतागणों के सामने उड़ेला, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिनके तत्पश्चात नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य से मुलाकात दिया। और ये वो समय था जब शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले वो प्रथम व्यक्ति बन गए थे। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्ला खान ने भारत और विदेशों में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan। उनकी जो प्रथम विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with the Bismillah's music। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah plays at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be the nationwide chartbuster। Despite the huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Srinivas Canada venture Sanadhi Apanna। I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। यानी जहाँ प्रथम विदेश यात्रा तो उन्होंने अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर शाह उस उस्ताद से इतना मोहित हुए कि उसने इसे मूल्यवान ईरानी गलीचे व अन्य स्मृति चिन्ह भेंट कर दिए। अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित हुआ था। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक मेले में बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उसने एक फिल्म का नाम इस वाद्य यंत्र पर रखा, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई और बिस्मिल्लाह की एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया ने देश भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट द्वारा गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवासन की साहसिक कन्नड़ फिल्म संधि अपन्ना में फिल्म जगत की बनावटपन व तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। वे पूरे जोरदार ढंग से कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। उपाधियां व सम्मान भारी संख्या में जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यानी कि वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में वादन प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रित जिनको किया गया। He also took part in the World's Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair। उसके बाद में उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, केन्स में कला मेला और ओसामा का व्यापार मेला में भी भाग लिया। So well known
did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. Teher Mosik Ustad Bismillah Khan. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे इतने प्रख्यात हो गए कि तेहरान में एक श्रोता मंडप का नाम उनके नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया. यह ललचाने वाली उपाधि उनकी छाती पर टिकी थी और उनकी आंखें अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civil award, the Bismillah Ratna and the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." और उन्होंने कहा कि मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है. अब तो पश्चिम वाले भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं. पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से जो उनको पहले सम्मानित किया ही जा चुका था. उसके बाद में इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. As later he remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga. While in Banaras I miss the unique Matha of Dumrao. Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich cultural heritage of India. One of the effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. यानी विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात भी खान साहब, जैसा कि उनको प्रेम से संबोधित किया जाता था, उनको बनारस का व डुमराव अधिक प्रिय था. और उनके लिए संसार के सबसे अधिक अद्भुत नगर हैं बनारस और डुमराव. एक बार उनका एक शिष्य ये चाहता था कि अमेरिका में शहनाई के स्कूल का नेतृत्व वो आके वहाँ पे करें, और उस शिष्य ने ये वचन भी दिया कि बनारस के मंदिरों की तैयार कर बनारस के प्राकृतिक रूप से तैयार कर वो बनारस के वातावरण को पुनः वहाँ पे रच देंगे उनके लिए. परंतु खान साहब ने पूछा कि क्या वह वहाँ पे गंगा को लेके आ सकते हैं, उठा के ले आ सकते हैं. उस दिन के बाद से उस दिन के बाद उस याद करके उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जब मैं विदेश होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, और जब मैं मुंबई आता हूँ तो मुझे केवल बनारस की और पवित्र गंगा की याद आती है, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्भुत मट्ठे यानी छाछ की कमी को अनुभव करता हूँ. तो इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण है. ऐसा जो सहज भाव से यह स्वीकार करता है कि इसमें जैसा धर्मनिष्ठ जो मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभात के समय काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है. यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि वो एक मुसलमान है और वो मंदिर में बैठ के शहनाई बजाते हैं, वहाँ पे बैठ के अपना रियाज करते हैं. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शिक्षा देने वाली ये दोनों की दोनों कहानियाँ हमने इसमें पढ़ी. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तब तक आप लोग इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए, लाइन टू लाइन मेरे पीछे पीछे बोल के पढ़ेंगे, तो आपको चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बोलने भी आएंगे और समझ में भी आएंगे.
कुछ इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे मैं अभी आपको नोट करवा देती हूँ। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, डिआउट का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, पास्ट अवे यानी जिनका देहांत हो जाता है, देहावसन हो जाना, स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंत्येष्टि, और मॉर्निंग नेशनल मॉर्निंग यानी अंतर्राष्ट्रीय शोक। तो और भी 2-3 वर्ड्स लिख लीजिए आप। एक्सीडिंगली मतलब होता है अत्यधिक, रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है प्राकृतिक बनाकर, और यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, कवेटेड COVETED कवेटेड मतलब ललचाने वाली, और ग्लिंटिंग ग्लिंटिंग का मतलब चमक रही थी। कन्फर्ड ऑन यानी प्रदान करना, पैटर्नल यानी पैतृक, और एंसेस्टर्स यानी पूर्वज। कैप्टिवेटेड यानी मंत्रमुग्ध, इम्प्रोवाइज का मतलब तत्काल रचना करना, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, रिकग्निशन यानी सम्मान, ऑडिटोरियम का मतलब होता है श्रोता मंडप। तो इस तरह से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी इसके लिख के उनको भी आप याद कीजिए। और तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, तब तक आप लोग अच्छे से इसके चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, तब करिएगा। और तब तक मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।